हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर 20 का पार्ट 4 करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम क्या होता है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एचआरएम, ये भी जानेंगे कि एचआरएम बड़ा होता है, एचआरडी बड़ा होता है। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करें उसके पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये यूज होगा आगे चल करके। एक कॉन्सेप्ट होता है लाइन एंड स्टाफ फंक्शन या लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम समझेंगे कि ये होता क्या है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शन क्या होता है। तो इन अ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स डिसीजन आर मेड बाय मैनेजर्स एंड डिसीजंस आर फ्लोन डाउनवर्ड थ्रू इंटरप्राइजेज। तो अगर कोई सेंट्रलाइज्ड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ एक सेंट्रलाइज जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर डिसीजन क्या होता है, डिसीजन मैनेजर्स द्वारा लिए जाते हैं, यानी कि हायर लेवल द्वारा लिए जाते हैं, और वो डिसीजन धीरे से नीचे फ्लो होते हुए आता रहता है इंटरप्राइज में, लास्ट में सबसे नीचे लोगों से आकर के मिलता है, एक तरीके से कह सकते हैं। ओके, तो डिसीजन कौन लेता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में? मैनेजर्स लेते हैं, और वो डिसीजन ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो या फिर हमारी संसद हो गई, है ना, ये लोग डिसीजन लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ फ्लो होते हुए लास्ट लेवल पर जहाँ पर वर्कर्स वगैरह होते हैं वहाँ तक पहुँचता है फ्रेंड्स। ओके, तो एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। उसके बाद में हाउ एवर एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन स्कोप, जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ता है, स्कोप बढ़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जैसे जैसे स्कोप बढ़ता है फ्रेंड्स, वैसे वैसे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। अब और ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। जैसे बैंक शुरुआत में क्या करते थे, सेविंग अकाउंट खोलते थे और लोन देते थे, मतलब करंट मतलब लोगों से पैसा लेते थे और जो है लोन देते थे। सिंपल इतना सा टास्क था, लेकिन धीरे धीरे देखिए अब बैंकिंग इंडस्ट्री कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गई कि बहुत सारे काम, मतलब मेरे ख्याल से कम 150 टाइप के काम तो हम लोग करते ही होंगे, मिनिमम 150 से 200 टाइप के काम। मतलब अटल पेंशन योजना हो गई, जनधन योजना हो गई, वो भी हमारे पास ही है। डायरेक्ट सब्सिडी बटनी है, वो भी हमारे पास है। एमएसएमई गाइडलाइन हो गई, प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइन हो गई, उनकी स्कीम्स हो गई। मतलब आप देखो बस टास्क ही टास्क है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आप जो है डिपॉजिटरी सर्विसेज भी अब हम देने लगे हैं, वो ट्रेडिंग का भी काम हम करवाने लगे हैं। तो मतलब बहुत टाइप के टास्क जो है हम करने लगे। तो मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप ग्रो करता है या ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, वैसे वैसे उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो हमें फ्लेक्सिबल होने की जरूरत होती है। दे नीड टू बी फ्लेक्सिबल विद द कंट्रोल एज सेंट्रली अप्लाई। तो हमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। अगर जो है सारा का सारा डिसीजन हम सेंट्रल लेवल से लेने लगेंगे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो दिक्कत होगी। कैसे? अगर मान लीजिए एक जो है 1 करोड़ रुपए का लोन है, अगर आपने 1 करोड़ रुपए का लोन करने की पावर अगर आपने अपने रीजनल मैनेजर को नहीं दे रखी है, आप ये कहोगे कि हमारे एमडी सर ही हर हर एक लोन देखेंगे, हर एक लोन एमडी से होकर गुजरेगा, तो उस केस में आप बताओ कि क्या लोन कभी पास हो पाएगा? नहीं। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि 1 करोड़ या उसके आसपास के जो लोन हैं वो आपके रीजनल मैनेजर देखेंगे, 5 करोड़ तक के लोन उससे ऊपर वाले अधिकारी देखेंगे, जो 100 करोड़ या 200 करोड़ 300 करोड़ का लोन होगा उसको एमडी देखेंगे, या उसके ऊपर के लोन 1000 करोड़ या उसके ऊपर के लोन एमडी देखेंगे। तो मतलब हम देख रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो ये एक फंडा हमने समझा। फिर लाइन ग्रुप्स आर एंगेज। अब हम समझेंगे लाइन ग्रुप क्या होता है, स्टाफ ग्रुप क्या होता है। लाइन ग्रुप्स आर इंगेज इन अ टास्क दैट फोकस ऑन द टेक्निकल कोर ऑफ द फर्म। तो जो लाइन ग्रुप होता है या लाइन ग्रुप होता है फ्रेंड्स, स्टाफ नहीं है, क्योंकि स्टाफ ग्रुप अलग होगा, लाइन ग्रुप अलग होगा। तो लाइन ग्रुप किस काम में जुटा हुआ होता है फ्रेंड्स? ये इंगेज होता है इन अ टास्क दैट फोकस ऑन टेक्निकल कोर ऑफ फर्म। जो फर्म की जो टेक्निकल टास्क हैं, जो कोर टास्क हैं, उन पर फोकस करता है कौन? लाइन ग्रुप करता है। दे आर इन्वॉल्व इन अचीविंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्राइज। वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? जो जो इंटरप्राइज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फ्रेंड, उसे अचीव करने में जुटे हुए होते हैं। लाइन ग्रुप हैव द फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन रिलेशन टू टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज। तो जो लाइन ग्रुप होता है फ्रेंड्स, उनके पास में फाइनल डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है। अगर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज से हम कहें तो वहां पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन होती है? लाइन ग्रुप होता है। इसका अभी 1-2 मिनट में मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा, फिर आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अभी केवल कोशिश करिए समझने की जितना समझ में आ रहा है। फिर आता है फ्रेंड्स आपका स्टाफ ग्रुप। स्टाफ ग्रुप आर इन टास्क दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द लाइन ग्रुप। अब देखिए थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि स्टाफ ग्रुप जो होता है उसका काम होता है जो लाइन ग्रुप है उसको सपोर्ट करना। देयर वर्क इज लाइक
दैट ऑफ एडवाइजरी, मतलब अब देखिए जो स्टाफ ग्रुप है उसका काम क्या है, एडवाइजरी का काम करते हैं, यानी लीगल जो है ओपिनियन देते हैं, एक तरीके से जो कानूनी सहायता चाहिए वो देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्स जैसे एग्जांपल हो गया, आर कंट्रोल अकाउंटिंग ग्रुप का काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्टाफ ग्रुप है वो क्या है, एक तरीके से बैक एंड है, फ्रंट एंड पर कौन है, लाइन ग्रुप है जो कि अपना काम कर रहा है। यानी अब एक तरीके से हम देखना चाहें, समझना चाहें तो जो लाइन ग्रुप है वो हमारी ब्रांचेज हो गई, और जो हमारा स्टाफ ग्रुप है वो आपका रीजनल ऑफिस, रीजनल जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, जो भी कॉन्सेप्ट आपके यहाँ हो वो चीज़ हो जाती है, आपका स्टाफ ग्रुप हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, देयर वर्क इज लाइक एडवाइजरी सर्विसेज देना, लीगल सर्विसेज सर्विस जैसे ह्यूमन रिसोर्स की सर्विस, कंट्रोल जैसे अकाउंटिंग वगैरह के ग्रुप बनते हैं और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट ग्रुप सपोर्ट दोज हु आर एंगेज इन सेंट्रल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑफ द इंटरप्राइजेज। तो सपोर्ट ग्रुप का जो स्टाफ ग्रुप का जो काम होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, सपोर्ट करना उनको जो सेंट्रल प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगे हुए हैं, यानी जो ब्रांचेज हैं उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कौन, जो हमारे रीजनल ऑफिस में बैठे हुए स्टाफ ग्रुप होता है। दे बैकअप देयर वर्क, कौन बैकअप करता है, जो स्टाफ ग्रुप है वो बैकअप करते हैं किसका वर्क, देयर वर्क मतलब लाइन ग्रुप के लोगों का वर्क का बैकअप करते हैं। स्टाफ ग्रुप हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन एनालाइजिंग, अब जो स्टाफ ग्रुप होता है फ्रेंड, जो रीजनल ऑफिस में बैठा हुआ ग्रुप होता है वो क्या करता है, एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है, काउंसलिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है और इवेल्युएट करता है एक्टिविटीज़ को। मतलब वो कोई प्रोडक्टिव टास्क नहीं करते हैं, वो उनका काम होता है कि जो भी रिपोर्ट है, जो भी डेटा है उसको एनालिसिस करिए, जो भी रिसर्च पॉसिबल है उसको रिसर्च करिए, काउंसलिंग करिए, अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट करें तो वो काउंसलिंग करेगा, मॉनिटरिंग करते हैं, लोन खराब हो रहा है, एनपीए हो रहा है उसकी जानकारी आपको देंगे। तो इस तरीके के ये सारे काम जो है कौन करता है, स्टाफ ग्रुप करता है। तो मेरे ख्याल से आपको अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो मैं समझाना चाहता था लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो सिंपल सी बात है कि लाइन ग्रुप जो होता है फ्रेंड्स वो एक तरीके से ब्रांच होती है, वो जो है किसमें, टेक्निकल कोर टेक्निकल काम में जुटे हुए होते हैं, यही जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करते हैं और इनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। जबकि जो स्टाफ ग्रुप होते हैं वो बैकएंड के लोग होते हैं, उनका काम होता है जो लाइन ग्रुप है उसको सपोर्ट देना, वो उनको जो है लीगल सलाह देते हैं, उनको ह्यूमन रिसोर्स की सर्विसेज देते हैं, अकाउंटिंग में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके के काम स्टाफ ग्रुप करते हैं। स्टाफ ग्रुप जो है किसकी सहायता करते हैं, लाइन ग्रुप की। लाइन ग्रुप किसमें जुटा हुआ होता है, सेंट्रल प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जुटा हुआ होता है और दे बैकअप देयर वर्क, यानी कि जो है स्टाफ ग्रुप जो है लाइन ग्रुप के काम को सपोर्ट करता है। और जो स्टाफ ग्रुप होता है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, स्टाफ ग्रुप क्या करता है, एनालिसिस करता है, काउंसलिंग करता है, मॉनिटरिंग का काम करता है। जबकि जो लाइन ग्रुप होता है फ्रेंड्स वो प्रोडक्टिव टास्क में जुटा हुआ होता है। तो मैं अगर यहाँ पर आगे से हम लाइन ग्रुप की बात करेंगे तो एग्जांपल समझिएगा कि ब्रांच के लोग हो गए, और अगर मैं ग्रुप आपका स्टाफ ग्रुप की बात करूँ तो समझ लीजिए जो आपके रीजनल ऑफिस में बैठे हुए लोग होते हैं वो हो जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये यहाँ तक हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा फ्रेंड्स। अब हम चैप्टर पर आते हैं, सॉरी लेक्चर ये भी लंबा ही हो जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एचआरएम एंड एचआरडी एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एचआरडी और उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या क्या है फ्रेंड्स। ओके, as it can be observed, changing perspective of HRM was triggered by greater and wider understanding of human behavior in relation to the formal organization। मतलब ये ऑब्जर्व किया जा सकता है कि जो एचआरएम का चेंजिंग प्रोस्पेक्टिव है, जो एचआरएम का प्रोस्पेक्टिव बराबर चेंज हो रहा है, वो कैसे हुआ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो प्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ, क्यों हुआ, इट वाज ट्रिगर्ड बाय, ये हुआ कैसे, जब हमें ह्यूमन बिहेवियर की अच्छी और जो है गहरी समझ हुई। ओके, किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने ह्यूमन बिहेवियर की डेप्थ में स्टडी की तो हमने पाया कि उसकी वजह से एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोस्पेक्टिव चेंज होता जा रहा है। Therefore, the evolution of approaches is characterized by addition of the dimension rather than substitution। तो अगर हम ये कहें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो डिफरेंट अप्रोचेज आई फ्रेंड्स, तो उन्होंने जो नई अप्रोचेज आई हैं उन्होंने क्या किया है, नए आयाम, नई डायमेंशन जोड़े हैं, उन्होंने किसी को सब्सटीट्यूट नहीं किया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई एक अप्रोच थी जिसमें कोई ए और बी, ए थॉट और बी थॉट थी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए,
तो जो नई अप्रोच आती है फ्रेंड्स, वो ए थॉट और बी थॉट को रिप्लेस नहीं करती, सब्स्टिट्यूट नहीं करती, बल्कि उसमें एक नई डायमेंशन सी अप्रोच, सी थॉट को भी ऐड कर देती है। तो यही कह रहे हैं कि इवोल्यूशन जो अप्रोच हुई है ह्यूमन रिसोर्स की, जो इवोल्यूशन हुआ है अप्रोचेज में, उसमें क्या हुआ है, डायमेंशंस, नए आयाम जोड़े गए हैं, ना कि सब्स्टिट्यूशन हुआ है, किसी आयाम को हटाया नहीं गया है। इन दिस फ्रेमवर्क ऑफ चेंज HRM एज ए फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेच्योर टू इनकम्पास द न्यूअर डायमेंशन एंड डीपर एस्पेक्ट ऑफ गिवन डायमेंशन। तो अगर हम समझे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज ए फंक्शन में क्या हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन मेच्योर हुई है, ओके, और इसमें नए डायमेंशन जुड़े हैं, और जो डायमेंशन थे उनमें डीपर एस्पेक्ट लिया गया है, यानी अब हम उनके बारे में और गहराई से उन डायमेंशंस या उन आयाम के बारे में जानते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन में नए आयाम या नए डायमेंशंस जोड़े गए हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, नन ऑफ द अर्लियर एस्पेक्ट ऑफ पीपल मैनेजमेंट वर इंटायरली वाइप्ड आउट। तो अगर हम ये कहना चाहें फ्रेंड्स यहाँ पर कि पीपल मैनेजमेंट के जो भी पहले के एस्पेक्ट थे, जो भी पहले की थॉट थी कि ह्यूमन एक मशीन है, या फिर जो है हमें उनके साथ सोशल व्यवहार करना चाहिए, वो सारी जो बातें थी वो पूरी तरह से गायब नहीं हुई हैं, वो एस्पेक्ट आज भी मौजूद हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। दे हैव बिकम स्टेबलाइज्ड, routinized and therefore become less crucial in comparison to the newer dimension। अब हुआ क्या है, ये कह रहे हैं कि जो पहले वाली हमारी पुरानी अप्रोचेज थी फ्रेंड, जो है अर्लियर जो एस्पेक्ट थे, वो जो है अब स्टेबलाइज हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं, रूटीन में आ चुके हैं, और इसीलिए जो है नए जो आयाम आए हुए हैं उनसे लेस क्रूशियल हैं। जैसे पहले हमने ह्यूमन बिहेवियर में शुरुआत में हमने इमोशन की बात नहीं की थी कि इमोशन भी लोगों को अफेक्ट करता है, इस बात में हम नहीं सोचते थे, वो एक नया एस्पेक्ट जुड़ा। उसके बाद में फिर हमने ये भी देखा कि लोगों को मोटिवेट हम जो है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट के थ्रू भी कर सकते हैं, पैसा देना ही जरूरी नहीं किसी को मोटिवेट करने के लिए। तो मतलब ये नए नए आयाम जुड़ते गए, और जो पुराने आयाम थे या पुराने जो एस्पेक्ट थे फ्रेंड्स, वो जो है स्टेबलाइज हो गए, रूटीन में आ चुके थे, तो वो थोड़ा लेस क्रूशियल हो चुके हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इतनी बात यहाँ पर क्लियर होती है फ्रेंड। तो हमने क्या समझा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसका जो प्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ है, उसके पीछे कारण ये है कि अब हमने ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा डेप्थ में समझ लिया है, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो आयाम है वो चेंज हुआ। यानी पहले हम ह्यूमन रिसोर्स में ह्यूमन को मशीन समझते थे, लेकिन फिर हमने ह्यूमन को मशीन समझना बंद कर दिया, उनमें भी इमोशंस होती हैं, उन्हें भी मोटिवेट किया जा सकता है, ये सारी बातें और ये सारे एस्पेक्ट को लेकर के आए। इसलिए ये हुआ कि जो ह्यूमन रिसोर्स की नई इवोल्यूशन ऑफ अप्रोचेज हैं फ्रेंड्स, उनमें नए नए आयाम को जोड़ा गया, किसी आयाम को सब्स्टिट्यूट हटा करके उसकी जगह पर नया आयाम नहीं लाया गया, बल्कि नए आयाम को उसमें ऐड कर दिया गया, नई अप्रोच को, नए एस्पेक्ट को जोड़ दिया गया। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स को एज ए फंक्शन अगर आप देखना चाहें तो ये समझ लीजिए कि इसमें नए डायमेंशंस को जोड़ा गया है, और जो डायमेंशंस दिए हुए थे पहले से थे, उनके डीपर एस्पेक्ट को हमने समझने की कोशिश की हुई है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो ये ऊपर सारी बात कही कि इसका कहने का मतलब ये है कि पीपल मैनेजमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो हमारी पहले की सोच थी, पहले के जो एस्पेक्ट थे, वो पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं, वाइप आउट नहीं हुए हैं, बल्कि वो अभी भी बने हुए हैं। बस हुआ क्या है कि वो अब स्टेबल हो चुके हैं और रूटीन में आ चुके हैं, इसलिए अब वो नए डायमेंशन के मुकाबले लेस क्रूशियल हैं, कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर हम देखें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो अभी करंट टाइम पे प्रोस्पेक्टिव है वो क्या है, तो अगर यहाँ पर हम जो है सेथ को क्वेट करेंगे, सेथ जो है एक मतलब मैनेजमेंट के जो है पर्सन थे, मैनेजमेंट गुरु थे ऐसे कह लीजिए, ठीक है। तो सेथ ने कहा है, तो ये पूरी डेफिनेशन यहाँ तक चलेगी फ्रेंड, जो है 2-3 पैराग्राफ में समझ लीजिए। HRM एज्यूम्स दैट मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट टास्क विद इन एन एंटरप्राइजेज फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये एज्यूम किया जाता है फ्रेंड्स, ओके, कि लोगों का मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो है वो रिसोर्स मैनेजमेंट का जो टास्क है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फ्रेंड्स रिसोर्स मैनेजमेंट करती है। रिसोर्स मतलब संसाधनों का मैनेजमेंट करती है, उसी संसाधन मैनेजमेंट का ही इंटीग्रल पार्ट हो जाता है क्या, लोगों का मैनेजमेंट भी। ओके, तो सेथ क्या कहते हैं कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट करती है, तो उसी रिसोर्स मैनेजमेंट का ही इंटीग्रल पार्ट है, उसी से जुड़ा हुआ पार्ट ही मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी है। ओके, ह्यूमन बीइंग डेवलप अ स्टेक इन एंटरप्राइजेज एज दे वर्क इन इट एंड हेंस देयर मोटिवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिटिकल फैक्टर इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
तो ह्यूमन बीइंग जब भी जिस इंटरप्राइज में काम करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके साथ एक स्टेक जुड़ जाता है उनका, उनके साथ में एक अटैचमेंट हो जाता है उनका, डेवलप एक स्टेक कर लेते हैं कि हाँ ये, जैसे आप किसी भी बैंक में काम कर रहे हैं तो उसे आप अपना बैंक मान करके चलते हैं कि हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा बैंक है। यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में कुछ अप्स एंड डाउन्स होता है तो वो आपको खुशी और दुख देता है, अच्छा होता है तो खुशी होती है और ख़राब होता है तो दुख देता है। क्यों? क्योंकि आपने एक जो है सेंस डेवलप कर लिया है कि हाँ इसमें मेरी ओनरशिप है, मैं इसका एक हिस्सा हूँ। ओके, इस वजह से तो अगर ह्यूमन बीइंग जिस भी जो है इंटरप्राइज में काम करते हैं तो वहाँ पर एक जो है अपना अटैचमेंट फील करने लगते हैं जिस भी इंटरप्राइज में वो काम करते हैं, इसलिए उनका मोटिवेशन, अब अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हैं तो आपका मोटिवेशन, आपका डेवलपमेंट और आपकी ग्रोथ जो है एक इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल फैक्टर हो जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। यानी कहने का जो मतलब है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन उतना ही अच्छा डेवलप करेगी जितना बढ़िया मोटिवेटेड और डेवलप आप करेंगे। जितना ज़्यादा मोटिवेशन आपका हाई होगा, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट आप करेंगे, आपका जितना ज़्यादा कैरियर में, आपके कैरियर में ग्रोथ होगी, उतना ही ज़्यादा आप ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। अगर आप हर बार एग्जाम देते हैं और हर बार जो है प्रमोट नहीं होते हैं तो आप अल्टीमेटली क्या करेंगे? आप ये सोचना ही छोड़ देंगे कि मुझे प्रमोशन लेनी है, और अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के प्रमोशन से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने लगेगा, ये आप मानिए यकीनन। ठीक है, तो अ क्रूशियल मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक ए कंटिन्यूइंग एफर्ट टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद दोज ऑफ एम्प्लॉय एट ऑल लेवल। तो अगर एक मैनेजरियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, कि एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसको लगातार एफर्ट करते रहना होगा कि वो जो है एक हार्मोनी इस्टेब्लिश करें लोगों के इंटरेस्ट में, जो भी एम्प्लॉई हैं उनके इंटरेस्ट और उनकी ग्रोथ को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को, एम्प्लॉय जो हर लेवल के हैं उनके बीच में एक हार्मोनी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि जो मैनेजर्स होते हैं फ्रेंड्स, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लगातार प्रयास करेंगे कि जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है और एम्प्लॉय की जो ग्रोथ है वो जो है एक साथ सिंक रहे, मिल करके चले। किसके साथ में? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ से मिल करके चलनी चाहिए। कहने मतलब कि एम्प्लॉय को ये फील होना चाहिए कि मेरी ग्रोथ जो है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है। ओके, ह्यूमन सेंसिटिविटी, ट्रस्ट इन पीपल एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ मैनेजरियल कल्चर एंड फिलॉसफी। ओके, तो ये सेथ ने ही कहा था, तो सेथ का स्टेटमेंट फ्रेंड्स यहाँ पर खत्म होता है। तो ह्यूमन की सेंसिटिविटी, ह्यूमन जो है सेंसिटिव होता है, लोगों में विश्वास करते हैं हम लोग आपस में, और जो मैनेजमेंट होना चाहिए पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होना चाहिए, सभी लोगों को एक साथ मिल करके काम करना चाहिए। तो ये सभी जो है ट्रीट किए जाते हैं मैनेजरियल कल्चर और फिलॉसफी के एक पार्ट माने जाते हैं एज पर सेथ। ओके, तो मैनेजरियल कल्चर और फिलॉसफी के पार्ट कौन कौन हैं? ह्यूमन सेंसिटिविटी, लोगों में ट्रस्ट और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ये सभी जो है मैनेजरियल फिलॉसफी के पार्ट माने जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि करंट टाइम पे जो एचआरएम का प्रोस्पेक्टिव है एज पर सेथ जो है क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहली बात, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसे रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करना होता है, और रिसोर्स मैनेजमेंट के काम का ही इंटीग्रल पार्ट, उसी का ही हिस्सा है क्या? पीपल मैनेजमेंट। ओके, तो पीपल मैनेजमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है तो उसे रिसोर्स मैनेजमेंट करना होगा, और अगर उसे रिसोर्स मैनेजमेंट करना है तो उसे साथ ही साथ उसी का पार्ट जो है पीपल मैनेजमेंट भी करना होगा। ये एचआरएम एज्यूम करके चलता है। ओके, और ह्यूमन बीइंग जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसके साथ एक अपना स्टेक डेवलप कर लेते हैं, अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा जो लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो जितना ज़्यादा उनका मोटिवेशन, उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। ओके, एक मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है फ्रेंड्स यहाँ पर, वो ये होती है कि आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट करना है कि ताकि जो है जो हर लेवल का जो एम्प्लॉई है, हर लेवल के जो एम्प्लॉई हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो ग्रोथ है ऑर्गेनाइजेशन की हो, चाहे उस पर्सन या एम्प्लॉय की हो, उनमें एक हार्मोनी होनी चाहिए, एक जो है सामंजस्य बैठा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में जो मैनेजरियल कल्चर और फिलॉसफी है फ्रेंड्स, एज पर सेथ
मैनेजरियल कल्चर और फिलॉसफी का ही इंटरनल पार्ट हैं या पार्ट होते हैं। कौन? ह्यूमन सेंसिटिविटी, ट्रस्ट इन पीपल एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ये सभी जो है मैनेजरियल कल्चर एंड फिलॉसफी के पार्ट माने जाते हैं। तो इतनी सारी बातें जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में सेथ ने बताई है। तो एज इम्प्लिसिट इन अबव कोटेशन, तो जो ऊपर ये सारी बातें कही गई हैं उससे ये पता चलता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सर्व्स एज एन अम्ब्रेला फॉर ऑल पीपल मैनेजमेंट फंक्शन, चाहे पुराने हो चाहे नए हो। तो हमें यहाँ ये बात क्लियर होकर आती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है, यानी सबको छाया देता है, एक अम्ब्रेला की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा वो, चाहे जिस भी तरीके ऑल पीपल मैनेजमेंट फंक्शन, पीपल मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं उन सब के लिए एक अम्ब्रेला का काम करेगा, चाहे पुराना फंक्शन हो पीपल मैनेजमेंट का चाहे नया फंक्शन हो, हर एक के लिए एज ए अम्ब्रेला सर्व करता है। कौन? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो अब एक बात याद रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर अम्ब्रेला है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज़ ह्यूमन रिसोर्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। कहने का मतलब जो कहना चाहता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स सबसे बिगर पिक्चर है यहाँ पर। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि ह्यूमन रिसोर्स बड़ा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बड़ा है, तो बहुत क्लियर सी बात होती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अम्ब्रेला है, बाकी सब उसके पार्ट हैं। इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सब पार्ट है किसका? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। क्या आपको बात क्लियर हुई? मेरा क्वेश्चन है कि एचआरडी बड़ा है या एचआरएम बड़ा है? आंसर करिए, एचआरडी बड़ा है एचआरएम बड़ा है? तो मैंने आपको बताया कि अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज एन अम्ब्रेला काम करता है, इसका मतलब बाकी सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स की एचआरएम के अंतर्गत आती है। इसका मतलब एचआरएम अल्टीमेटली सबसे बड़ा होता है। एचआरडी का फुल फॉर्म यहाँ पर फ्रेंड्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, डिपार्टमेंट कम ही लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में इट प्रोवाइड्स ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डेवलपिंग न्यू पीपल रिलेटेड सिस्टम एंड आल्सो प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड फॉर इवेल्युएटिंग एन एग्जिस्टिंग सब सिस्टम इन द एरिया ऑफ पीपल मैनेजमेंट। तो कौन यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डेवलपिंग न्यू पीपल रिलेटेड सिस्टम। तो अगर आपको पीपल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई नया सिस्टम डेवलप करना है, कोई नया फंक्शन डेवलप करना है, तो वो कहाँ से आपको गाइडलाइन मिलेगी? गाइडिंग प्रिंसिपल कहाँ से मिलेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से मिलेगा। ओके, और अगर कोई पहले से ही एग्जिस्टिंग जो है कोई सिस्टम है पीपल मैनेजमेंट का, तो उसको आपको इवेल्युएट करना है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है उसके लिए। कौन? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा कि ताकि आप इवेल्युएट कर पाएँ कि जो ये पीपल मैनेजमेंट का आपका सिस्टम है वो सही है या गलत है फ्रेंड्स। ओके, इन एडिशन, इसके अलावा इट एम्फेसाइजेज दैट मैनेजिंग पीपल इज लाइन एंड स्टाफ फंक्शन बोथ। अब देखिए यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको वो थ्योरी पढ़ाई थी कि इन एडिशन इट एम्फेसाइजेज दैट मैनेजिंग पीपल इज अ लाइन एंड स्टाफ फंक्शन बोथ। तो लोगों को जो है मैनेज करना लाइन और स्टाफ दोनों का फंक्शन होता है, लाइन एंड स्टाफ फंक्शन बोथ होता है। एवरी मैनेजर हैज टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिस अ कंपोनेंट ऑफ दिस फंक्शन थ्रू हिज डे टू डे एक्शन। तो हर एक मैनेजर को लाइन और स्टाफ फंक्शन को डे टू डे प्रैक्टिस करना होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, एवरी सिस्टम हैज ए प्रोसेस रिक्वायरमेंट, हर एक सिस्टम में प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। प्रिपेयरिंग द लाइन मैनेजर टू अप्रिशिएट अ सिस्टम इट रेशनल एंड द लिंकेज ऑफ द एचआर फिलॉसफी फॉर्म्स अ क्रूशियल कंपोनेंट फॉर एचआर फंक्शनरी टुडे। तो एचआर फंक्शनरी के लिए एक लाइन मैनेजर को प्रिपेयर करना कि वो एक सिस्टम को अप्रिशिएट करे, उसके महत्व को समझे और उस एचआर फिलॉसफी से उसके लिंकेज को समझे, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है किसके लिए? एचआर फंक्शनरी के लिए फ्रेंड्स। ओके, तो ये बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं फ्रेंड्स। देखिए प्रेजेंट में कोट हमने जो है कोट कर लिया था सेथ को। तो यहाँ पर आगे बढ़े हम और हमने ये बात समझी कि जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अम्ब्रेला का काम करता है पीपल मैनेजमेंट फंक्शन के लिए, चाहे वो पुराना पीपल मैनेजमेंट फंक्शन हो चाहे नया फंक्शन हो। अगर नए आपको पीपल रिलेटेड सिस्टम को डेवलप करना है तो उसके लिए गाइडेंस आपको कहाँ से मिलेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से मिलता है। और अगर कोई एग्जिस्टिंग ह्यूमन पीपल मैनेजमेंट का सिस्टम है तो अगर आप उसको इवेल्युएट करना चाहते हैं कि ये सही है कि खराब है, तो उसके लिए आपको ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। कौन? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अलावा ये जोर देता है कि लोगों को मैनेज करना लाइन एंड स्टाफ फंक्शन दोनों होता है, यानी कि लोगों को सिर्फ आप स्टाफ फंक्शन या स्टाफ ग्रुप या लाइन ग्रुप में नहीं ले सकते, बल्कि दोनों को ही मैनेज करना होता है। लाइन ग्रुप मैंने बताया था, जो लोगों जो ब्रांचेज होती हैं वो हमारी लाइन ग्रुप होती हैं, और जो बैक एंड पर रीजनल ऑफिस वगैरह होते हैं वो आपका स्टाफ फंक्शन होता है। और हर एक मैनेजर को इम्प्लीमेंट और प्रैक्टिस करना होता है दिस फंक्शन थ्रू डे टू
डे एक्शन, डे टू डे एक्शन में हर एक मैनेजर को लाइन एंड स्टाफ फंक्शन का यूज करना होता है। लाइन एंड स्टाफ फंक्शन की खासियत क्या होती है फ्रेंड्स कि डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ सेंट्रली नहीं होती है, बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हर एक सिस्टम में प्रोसेस रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होनी चाहिए। प्रिपेयरिंग द लाइन मैनेजर को प्रिपेयर करना ताकि वो एक पर्टिकुलर सिस्टम को अप्रिसिएट करे, उसके रेशनेल को समझे और उसकी एचआर फिलॉसफी से लिंकेज को समझे। ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है एचआर फंक्शनरी के लिए नाउ अ डेज। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा अलग टॉपिक लेंगे फ्रेंड्स। नामनक्लेचर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का धीरे धीरे बदल रहा है और इसी से पता चलता है कि हाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रही है। द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग द चेंजिंग perspective of HRM by any organization is evident in the changing nomenclature of function and department। ओके, तो नए 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 नाम जो है, नए नए नामनक्लेचर को अडॉप्ट किया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इससे ये पता चलता है कि जो चेंजिंग प्रॉस्पेक्टिव है एचआरएम का वो वाकई हैपनिंग हो रहा है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो प्रॉस्पेक्टिव है वो लगातार चेंज हो रहा है। इस बात को हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हम ये देख पाते हैं कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट हैं, जो फंक्शन थे, उनका नाम जो है चेंज किया जा रहा है। ओके, दस एट द फर्स्ट स्टेज द लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट होता था, being substituted or renamed as personnel department and in the next stage brought under the HR functionary। ओके, तो अब हमने समझा कि सबसे पहले हम क्या कहते थे, लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट कहा जाता था। अगर आपको पिछले लेक्चर में याद हो तो वहाँ पर वेलफेयर सेक्रेटरी होते थे जिन्हें हम सोशल सेक्रेटरी बुलाते थे। तो उसी तरीके से ये फ्रेंड्स पूछा जाता है कि मतलब अगर हम नामनक्लेचर की बात करें तो पहले लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट होता था, उसके बाद में पर्सनल डिपार्टमेंट, देन फाइनली जा करके ह्यूमन रिसोर्स जो है डिपार्टमेंट बन करके आता है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा कि किस सीक्वेंस में इनका नामकरण हुआ है फ्रेंड्स। ओके, अ केयरफुल लुक रिवील दैट द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज स्टिल कंटिन्यू एज सब मॉड्यूल ऑफ ब्रॉड एचआरएम फंक्शन। तो अगर आप एक केयरफुली जो है देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन है उसमें जो पहले एक्टिविटीज होती रहती थी, ट्रेडिशनल जो एक्टिविटीज होती रहती थी फ्रेंड्स, वो अभी भी जो है एक सब मॉड्यूल के तौर पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन बनी हुई हैं, यानी वो गायब नहीं हुई हैं। जैसे पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया था ना कि मेंटेनेंस का काम करते थे, ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंटेनेंस का गोल होता था उसी को अचीव करने की कोशिश करते थे, है ना। तो वही वो अभी भी जो है एज ए सब मॉड्यूल कंटिन्यू हो रहा है। एक्सपर्ट हैव पुट दीज आइदर इन 4 ट्रेडिशनल सब मॉड्यूल्स ऑफ। तो इन्होंने क्या किया हुआ है फ्रेंड, देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को 4 जो है सब मॉड्यूल में बांटा हुआ है। ओके, 4 ट्रेडिशनल सब मॉड्यूल में बांटा है। अब 2 जो है यहाँ पर मैनेजमेंट के गुरु हैं, एक डी केंजो और एक जो है परीक एंड राव। ओके, तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि 4 जो है सब मॉड्यूल में बांटा है, काम लगभग एक ही है, बस नाम अलग अलग दे रखा है। तो डी केंजो ने क्या नाम दिया था, एक्विजिशन मॉड्यूल, डेवलपमेंट मॉड्यूल, मोटिवेशन मॉड्यूल एंड मेंटेनेंस मॉड्यूल। ओके, 4 मॉड्यूल इन्होंने बनाए। डी केंजो ने एक्विजिशन मॉड्यूल, डेवलपमेंट मॉड्यूल, मोटिवेशन मॉड्यूल एंड मेंटेनेंस मॉड्यूल। तो ये थोड़ा सा फ्रेंड ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस मतलब ये भले ही ये एक पैराग्राफ है बट इससे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में परीक एंड राव ने क्या कहा था फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट होगा, एचआरडी एक डिपार्टमेंट होगा, जॉब एंड सैलरी एक डिपार्टमेंट होगा और वर्क्स अफेयर एक डिपार्टमेंट होगा। तो मतलब जिसको इन्होंने मेंटेनेंस कहा उसको इन्होंने वर्क अफेयर कहा, इन्होंने मोटिवेशन का नाम लिया तो इन्होंने जॉब एंड सैलरी कहा, इन्होंने डेवलपमेंट का नाम लिया तो इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा, और जो एक्विजिशन का काम है लोगों को हायर करने का तो उसको प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया हुआ है। ओके, तो ये कई बार फ्रेंड्स पूछा जाता है एग्जाम में कि डी केंजो के हिसाब से जो 4 ट्रेडिशनल 4 सब मॉड्यूल हैं जो है एचआरएम के वो कौन कौन से हैं, या इनमें से कौन सा जो है ट्रेडिशनल 4 मॉड्यूल में से नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस बाय डी केंजो एंड प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एचआरडी, जॉब एंड सैलरी एंड वर्क अफेयर, ये जो है परीक एंड राव द्वारा दिया गया है। ओके, द डिफरेंसेस हियर आर दोज ऑफ क्लासीफाइंग। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्लासीफाइंग, जिन्होंने क्लासीफाई किया है उनके हिसाब से ही डिफरेंसेस हुए। बाकी जो है अगर ओवरऑल आप पिक्चर देखोगे बाई एंड लार्ज, अगर हम बड़े लेवल के पिक्चर देखी जाए, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द कन्वेंशनल कंपोनेंट ऑफ पीपल मैनेजमेंट इज कैटेगराइज्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस। ओके, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर में देखें
तो जो कन्वेंशनल पीपल मैनेजमेंट के कंपोनेंट थे फ्रेंड्स, उसमें दो ही होते थे, एक एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, और दूसरा मेंटेनेंस होता था। मतलब इनका कहने का ये है कि आप 4 सब मॉड्यूल में ना ले जाकर के अगर आप चाहो तो सिर्फ 2 सब मॉड्यूल में ही बांट सकते हो। एक पार्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, दूसरा पार्ट जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेंटेनेंस देखता है। अब आपको यहाँ समझना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से काम देखे जाते हैं, मेंटेनेंस में कौन कौन से काम देखे जाते हैं, एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, द सिस्टम रिलेटेड टू एक्विजिशन, प्रमोशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं, जबकि ट्रेडिशनल लेबर मैनेजमेंट, ग्रेवियंस, किसी का कोई दुख है, डिसिप्लिन मेंटेन करना, मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर कवर्ड अंडर मेंटेनेंस सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस में बांटते हैं तो इसमें से कौन सा मेंटेनेंस का पार्ट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, लेबर मैनेजमेंट, ग्रेवियंस मैनेजमेंट, डिसिप्लिन मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ये सारी की सारी मेंटेनेंस का पार्ट हैं, जबकि एक्विजिशन का काम करना, प्रमोशन का काम करना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना, सैलरी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आता है। द डेवलपमेंटल सिस्टम्स सच एज इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड काउंसलिंग, कैरियर प्लानिंग आर कवर्ड अंडर द नॉमेनक्लेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, तो इन्होंने क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में किन किन चीज़ों को कवर किया है, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम क्या क्या होता है, तो होता है इंडक्शन, किसी को इंट्रोड्यूस करवाना, एंड सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, आप जब पहली बार जो है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो आपका इंडक्शन किया जाता है, वहाँ पर आपको शामिल करवाया जाता है, सोशलाइजेशन किया जाता है, आपको एक दूसरे के साथ घुलने मिलने का मौका दिया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है आपका, एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट और ग्रोथ करवाया जाता है इंडिविजुअल का, परफॉर्मेंस का आपके अप्रेजल किया जाता है, देखा जाता है कि आप कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काउंसलिंग की जाती है अगर आपको समय समय पर जरूरत पड़ती है काउंसलिंग, कैरियर प्लानिंग की जाती है। तो ये सारे काम जो है फ्रेंड्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, एचआरडी का होता है। अनदर क्लासिफिकेशन व्यूज टू सब सिस्टम अंडर एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत 2 सब सिस्टम देखते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल एंड दूसरा प्रिवेंटिव। ये जो है मैनकिडी द्वारा दिया गया था कि अगर हम देखें एचआरएम को तो उसमें हम 2 पार्ट बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल एक तरफ ले लीजिए और प्रिवेंटिव एक तरफ ले लीजिए। ओके, तो मतलब कहने का ये है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटने की कोशिश की हुई है यहाँ पर, अगर हम समझे फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात हमने समझ ली थी कि नॉमेनक्लेचर चेंज हो रहा है, इससे पता चलता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोस्पेक्टिव बदल रहा है। पहले हम लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट होता था फैक्ट्रीज में, और उसके बाद में पर्सनल डिपार्टमेंट बना, और फिर लास्ट में जाकर के ह्यूमन रिसोर्स जो है फंक्शनरी या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बन करके आता है। अब अगर जो है हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो पहले ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ होती थी फ्रेंड्स, वो अभी भी एज ए सब मॉड्यूल मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स ने जो है 2 एक्सपर्ट हैं, डी केंजो और प्रीक एंड राव, इन्होंने क्या किया हुआ है, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को 4 जो है सब मॉड्यूल में बांटा है। डी केंजो ने एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस में बदला हुआ है, और जो है प्रीक एंड राव ने प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जॉब एंड सैलरी एंड वर्कर्स अफेयर, इन मतलब इस 4 पार्ट में इन्होंने बांटा हुआ है, 4 मॉड्यूल में बांटा हुआ है। और यहाँ पर डिफरेंस जो है केवल इस बात का है कि जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया है बस इसी बात का है, बाकी डिफरेंस कोई नहीं है, बाकी सारी चीज़ें चारों मॉड्यूल में सेम होती हैं। अब अगर आप एक ब्रॉडर पिक्चर में देखो तो इतने 4 मॉड्यूल में आपको इसको बांटने की जरूरत नहीं है। पीपल मैनेजमेंट में बेसिकली 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, दूसरा पार्ट मेंटेनेंस का है। एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से काम होते हैं फ्रेंड्स, एक्विजिशन, लोगों को हायर करना, उनका प्रमोशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ये सारे काम एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। जबकि लेबर मैनेजमेंट, दुख, ग्रेवियंस मैनेजमेंट, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये सारे काम जो है मेंटेनेंस सिस्टम के होते हैं। ओके, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत क्या क्या आता है फ्रेंड्स, इसमें इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, उसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल, उसकी काउंसलिंग, कैरियर प्लानिंग, ये सारे काम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत आते हैं। उसके अलावा मैनकिडी ने जो है एचआरएम को दो पार्ट में बांटा, उन्होंने नाम दिया एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल, और दूसरे पार्ट को नाम दिया, दूसरे मॉड्यूल को नाम दिया प्रिवेंटिव। ओके, ये हो गए। Organizations increasingly compete with each other on the basis of effective people management and development by tapping into ideas of workers
and organizing their work in more effective manner and even by following the best practices of other organization। तो आज के दौर में हो क्या रहा है फ्रेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करती हैं। किस बेसिस पर करती हैं? इफेक्टिव पीपल मैनेजमेंट के जरिए। ओके, लोगों का इफेक्टिव मैनेजमेंट करना चाहती हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे से यूज करना चाहती हैं एंड डेवलपमेंट। ओके, इफेक्टिव पीपल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का यूज करके बाय टैपिंग इनटू आइडियाज ऑफ वर्कर्स के जो आइडियाज हैं उनको एक्सेप्ट करती हैं, अगर अच्छा लगता है तो उनको इम्प्लीमेंट करती हैं एंड ऑर्गेनाइजिंग देयर वर्क इन मोर इफेक्टिव मैनर। साथ ही साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो हमारे लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके काम को और इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके, इवन बाय फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी प्रैक्टिस चली हुई है किसी काम को करने की, तो उसको भी फॉलो करने में ऑर्गेनाइजेशन मतलब हिचकिचाते नहीं हैं। दिस कैन बी पॉसिबल इफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्यूर राइट टाइप ऑफ पीपल विथ राइट टाइप ऑफ स्किल। और ये तभी संभव है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो तभी कर सकती है जब उसके पास में सही टाइप के सही लोग हों, राइट टाइप के पीपल, राइट टाइप की स्किल के साथ अगर अवेलेबल हैं। ओके, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में दिक्कत नहीं होती है। ओके, राइट टाइप पीपल विथ राइट टाइप ऑफ स्किल एंड एटीट्यूड फॉर राइट जॉब हु कैन बी डेवलप्ड टू मीट द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर नीड ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो लोगों ऑर्गेनाइजेशन की जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर में, उसको अगर मीट कर सकते हैं तो हमें राइट टाइप के लोग, राइट टाइप के स्किल के साथ में और एटीट्यूड फॉर राइट जॉब के लिए लोग हमें मिलने चाहिए। कहने मतलब ये हो कि एक अच्छा आदमी या एक अच्छा वर्कर हमें चाहिए जो कि फिट हो उस जॉब के लिए। बिसाइड द ट्रेडिशनल रोल ऑफ मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर, एचआरएम हैज टू प्ले अ क्रूशियल रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अप्रेजल एंड यूटिलाइजेशन। तो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल रोल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, मेंटेनेंस का और मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर का, मैन पावर का मैनेजमेंट करना है और मेंटेनेंस का काम करना है। मेंटेनेंस में मैंने फ्रेंड्स अभी आपको दिखाया था कि मेंटेनेंस का मतलब क्या क्या होता है। देखिए, लेबर मैनेजमेंट मेंटेनेंस का पार्ट है, ग्रेवियंस भी मैनेजमेंट का पार्ट है, डिसिप्लिन मैनेजमेंट ये भी जो है मेंटेनेंस का पार्ट है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसको ट्रेडिशनल रोल तो निभाना ही है, क्या, मेंटेनेंस का और मैन पावर का मैनेजमेंट का काम तो निभाना ही है। साथ ही साथ उसे एक इम्पॉर्टेंट रोल भी निभाना पड़ता है, वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, HRD का रोल भी निभाना पड़ता है। यानी कि HRM क्या कर रहा है, HRD का रोल भी निभा रहा है। तो बड़ा कौन हुआ? अगेन बड़ा HRM हुआ फ्रेंड्स। ओके, इसीलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है HRD इज समटाइम्स कंसिडर्ड एज मोस्ट सिग्निफिकेंट सब सिस्टम ऑफ HRM। ध्यान रखिएगा कि HRD जो है HRM का सब सिस्टम होता है। कहने का मतलब हुआ ये इंडिया है, आपका इंडिया HRM हो गया एक तरीके से, और ये एक कोई राज्य आंध्र प्रदेश है जो कि आपका HRD हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, HRM बड़ा होता है। हमेशा ध्यान रखना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द बिगर एंटिटी, क्योंकि वो एक अम्ब्रेला का काम करता है बाकी सभी ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल काम ह्यूमन रिसोर्स तो करता ही है, मेंटेनेंस और मैन पावर मैनेजमेंट का। उसके अलावा उसे जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, अप्रेजल और यूटिलाइजेशन का काम भी देखना पड़ता है। इसीलिए HRD को कभी कभी हम जो है सब सिस्टम कहते हैं HRM का। वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बाउंड्रीज में बहुत सारी एक्टिविटीज को जो है जोड़ के रखा गया है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन में ये मैंने आपको बता दिया कि आज के समय में ऑर्गेनाइजेशन जो है एक दूसरे के साथ में काफ़ी कंपटीशन करती हैं। और कंपटीशन किस बेसिस पर करती हैं? ताकि वो इस बेसिस पर करती हैं उनके पास इफेक्टिव पीपल मैनेजमेंट का स्किल है, मतलब अच्छे लोगों को हायर करते हैं जो अच्छे आइडियाज़ होते हैं उनके वर्कर को, उनको यूज करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर जो है उनके जो वर्कर्स हैं उनके काम को इफेक्टिवली अगर किसी तरीके से वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो उस पर भी फोकस करते हैं। इवन बाय फॉलोइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी फॉलो करते हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट वो पा सकें। और ये तभी पॉसिबल है जब राइट टाइप के लोग राइट टाइप की स्किल्स के साथ में और एटीट्यूड फॉर राइट जॉब के लिए अगर हमें मिल जाते हैं तो तब हम उनको डेवलप करते हैं, उन ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करके इस तरीके से तैयार करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की मैन पावर की रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट की एज वेल एज फ्यूचर की नीड को हम फुलफिल कर सकें। ओके,
तो इसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट होता है फ्रेंड्स, वो मेंटेनेंस का काम और मैन पावर के मैनेजमेंट का काम तो देखता ही देखता है। उसके अलावा क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी का, अप्रेजल का और यूटिलाइजेशन का। इसीलिए एचआरडी को जो है एचआरएम का सब सिस्टम कहा जाता है। और एचआरएम के तहत जो एचआरएम की बाउंड्रीज है फ्रेंड्स, वहाँ पर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ शामिल रहती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। The roots of people management and development reside in welfare tradition with focus on improving organizational efficiency and effectiveness. जो रूट्स हैं पीपल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट, वो कहाँ पर हैं? वेलफेयर ट्रेडिशन, लोगों का वेलफेयर करना होता है और साथ ही साथ में हम ऑर्गेनाइजेशन की जो इफ़िशियंसी है और इफ़ेक्टिवनेस है उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पीपल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट की जो बात है उसकी शुरुआत या उसकी जो रूट है, जड़ है, वो यहाँ पर होती है कि हमें लोगों का वेलफेयर करना है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनका वेलफेयर होना चाहिए और उनके वेलफेयर के साथ साथ हमारा जो फोकस होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाना, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाना। ओके फ्रेंड, तो ये सारे काम हम पीपल मैनेजमेंट में करते हैं। इट शुड आल्सो एम्फेसाइज द नीड ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी। ओके, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी होता है टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पर इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि जो लोग होते हैं उनका कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी ताकि उनका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो चलता रहे, उसे सीपीडी कहते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है लोग उसको फुलफिल कर सकें। द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल शुड बी कंटिन्यूअस बिकॉज देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल एंड परफॉर्मेंस। जो प्रोफेशनल की डेवलपमेंट होते हैं फ्रेंड, वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब कहने का आप में जो स्किल है उसको अच्छा किया सकता है, स्कोप होता है, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल एंड परफॉर्मेंस। किसी भी व्यक्ति की स्किल को इम्प्रूव किया सकता है, किसी व्यक्ति के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया सकता है, इसलिए डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसीलिए ये कहा गया है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। द इंडिविजुअल हाउएवर हैव टू ओन एंड मैनेज देयर डेवलपमेंटल नीड। जो इंडिविजुअल होता है उसको ओन करना पड़ता है और मैनेज करना पड़ता है अपनी डेवलपमेंटल की नीड को। उसकी खुद की डेवलपमेंटल जो नीड होती है फ्रेंड्स, उसकी ओनरशिप उसे लेनी पड़ेगी और उसे ही मैनेज करना पड़ेगा कि वो कितना सीखना चाहता है। द डेवलपमेंट प्रोसेस शुड हैव क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव दैट एम टू सेटिस्फाई बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड। और जो डेवलपमेंट प्रोसेस होनी चाहिए फ्रेंड्स, वो उसका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लर्निंग का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए और उसका एम ये होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल की भी जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल करें और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। यानी कहने का जो मतलब है वो ये है कि जो लर्निंग का अगर आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ऐसी ट्रेनिंग दीजिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी काम चले, काम हो जाए, इंडिविजुअल का भी हो जाए। जैसे अगर बैंक में हैं आप और आपको सीबीएस की ट्रेनिंग दी जाती है तो दोनों का फ़ायदा है, बैंक को भी फ़ायदा है कि उसके लोग स्किल्ड हुए सीबीएस में और उसी तरीके से इंडिविजुअल को भी फायदा हुआ कि जो ब्रांच में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे सीबीएस में अब वो कम हो गई है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एचआरएम एंड एचआरडी, द डिफरेंस इज ओनली इन अप्रोच एंड एम्फेसिस। मतलब कहने का एचआरएम और एचआरडी के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, डिफरेंस केवल उनकी अप्रोच और किस बात पर जोर देते हैं इसमें ही रहता है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ तक हमने काफ़ी सारी बातें समझी हैं। देखिए, हमने ये बात समझी कि जो है अगर आपको मतलब जो पीपल मैनेजमेंट का जो और डेवलपमेंट का जो रूट है, जो जड़ है, शुरुआत है, वो लोगों के वेलफेयर में है और लोगों के वेलफेयर के साथ साथ हमें फोकस रखना होता है ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होती है। ओके, और यहाँ पर जोर दिया जाता है इस बात पर कि जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो सके। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल शुड बी कंटिन्यूअस। प्रोफेशनलिज्म यानी कि जो लोगों की स्किल है उसको बराबर डेवलप करते रहना चाहिए क्योंकि हमेशा लोगों की स्किल और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट के स्कोप रहते हैं। आपको अगर आज 80 मार्क्स मिले हैं तो कल 85 भी मिल सकते हैं, देयर इज ऑलवेज इसको। बस यहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल को ओन करना पड़ता है और मैनेज करना पड़ता है अपनी डेवलपमेंटल नीड को। आदमी कितना डेवलप करना चाहता है वो उसकी ओनरशिप खुद की और उसे खुद मैनेज करना है। आप मैनेजर रहना चाहते हो, सीनियर मैनेजर बनना चाहते हो, चीफ मैनेजर बनना चाहते हो या और ऊपर जाना चाहते हो, वो आपकी खुद की जो है ओनरशिप और डिसीजन है फ्रेंड्स। ओके,
उसके बाद में जो डेवलपमेंट प्रोसेस होनी चाहिए फ्रेंड्स, उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर कट होना चाहिए, और ऐसा और लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जिसमें दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन की भी नीड पूरी हो जाए और इंडिविजुअल की भी नीड पूरी हो जाए। उसके बाद में व्हाइल रूटीन फंक्शन बिकम पार्ट ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट क्या है? रूटीन फंक्शन होता है फ्रेंड्स। ओके, रूटीन फंक्शन जो ह्यूमन रिसोर्स का जो रूटीन फंक्शन होता है फ्रेंड्स, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखता है। द एचआरडी फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंक्शन, emphasizes on organizational intervention for climate development, employee and organizational development linked with organizational goal objective and change management process with emphasis of enhancing human capital to present and future need of the ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब कहने का यहाँ हम जो बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरवेंशन होना चाहिए ताकि क्लाइमेट में डेवलपमेंट हो, जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है उसको सुधारा जाए। एम्प्लॉई और जो है ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए, और वो जो डेवलपमेंट हो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस होनी चाहिए, यानी कि चेंज मैनेजमेंट होनी चाहिए, और साथ ही साथ में वहाँ पर जोर इस बात पर दिया जाएगा कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें इन्हेंसमेंट होना चाहिए ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उसको फुलफिल किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स जो है एचआरडी का पार्ट होती हैं। इट मे इन्वॉल्व सम एलिमेंट ऑफ कंडक्टिंग सर्वेज एंड रिसर्च टू सीक एम्प्लॉयज फीडबैक एंड ओपिनियन, देयर एस्पिरेशन सजेशन टू हैंडल द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल इशू। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही जो है उसका काम क्या होता है, वो इन्वॉल्व करता है सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट इन्वॉल्व करता है। कौन से? सर्वे कंडक्ट किए जाएंगे, रिसर्च की जाएगी, ताकि एम्प्लॉय के हम फीडबैक लेंगे, उनकी ओपिनियन लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सुधारा जा सकता है, उनकी एस्पिरेशन, वो क्या बनना चाहते हैं, उनके सजेशन लिए जाते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट में इशू चले आ रहे हैं उनको अच्छे से हैंडल किया जा सके फ्रेंड्स। ओके, इट मे आल्सो इन्वॉल्व सम एलिमेंट ऑफ इनोवेशन टू फार्मुलेट पीपल रिलेटेड पॉलिसीज। और एचआरडी जो है इनोवेशन भी चाहता है ताकि पीपल से रिलेटेड जो है पॉलिसीज भी बनाई जा सकें। दस एम्फेसिस ऑफ एचआरडी इज ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस विद फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ पीपल। तो अगर हम देखें तो एचआरडी की जो फोकस होता है फ्रेंड्स, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट चाहिए, और उसमें भी फोकस किस बात पर होना चाहिए? पीपल के डेवलपमेंट पर फोकस रहता है। किसका? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात हो गई रूटीन का जो फंक्शन होता है फ्रेंड्स ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स का जो रूटीन का फंक्शन होता है फ्रेंड्स, वो एचआरएम का पार्ट है, जबकि एचआरडी का जो फंक्शन होता है वो ये चाहता है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन में जो डेवलपमेंट का क्लाइमेट है उसको चेंज किया जा सके, कैसे? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरवेंशन से। एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन वो उसका लिंकिंग किसके साथ होना चाहिए? साथ ही साथ हमें एम्प्लॉय का डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट तो चाहिए, लेकिन हमें कोशिश ये करनी कि हम उसकी सहायता से ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर लें। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस विथ एम्फेसिस ऑफ इनहेंसिंग ह्यूमन कैपिटल। ओके, चेंज मैनेजमेंट जो प्रोसेस होती है फ्रेंड, उसका जो जोर होता है वो ह्यूमन कैपिटल को इन्हेंस करने पर होता है, ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर नीड जो है ऑर्गेनाइजेशन को उसको मीट किया जा सके। यहाँ पर जो है मतलब डेवलपमेंट के लिए हम एम्प्लॉय का अपना फीडबैक भी लेते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं, उनकी ओपिनियन लेते हैं, उनके सजेशन लेते हैं, ताकि अभी करंट टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन में इशू चल रहे हैं उनको जो है रिजॉल्व किया जा सके। इसमें इनोवेशन की भी कोशिश की जाती है ताकि पीपल रिलेटेड पॉलिसी भी बनाई जा सके। कौन करता है ये? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ही पीपल रिलेटेड पॉलिसी बनाई जाने की कोशिश की जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है फ्रेंड्स, उसका ओवरऑल टारगेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करना, ठीक है, लेकिन उसमें भी फोकस करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पीपल डेवलपमेंट पर, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट समझ में आया होगा। ये अगेन मैं ध्यान दिला दे रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स बड़ा होता है फ्रेंड्स, एचआरडी उसका सब पार्ट होता है। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।